नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम वर्चुअल अड्डा। ये वर्चुअल अड्डा जो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है। कल से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। कल आपने देखा कि आपको सुधांश अरोड़ा जी कुछ बता रहे थे, आज भी वो हमारे साथ हैं और हमने चर्चा को कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे बढ़ाते हैं। कल जैसा कि अरोड़ा जी ने बताया कि हर किसी के अंदर कोई न कोई हुनर होता है। अगर उसकी जॉब चली गई है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो अपने हुनर के जरिए डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर सकता है, जहां उसके कदरदान मिलेंगे और जहां से उसके जीवन यापन के लिए बहुत कुछ उसे अर्न हो सकता है, अर्जित हो सकता है और वो अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन अब इसी से आज एक नया सवाल है उस पर। ये सवाल ये है कि क्या इस हुनर को पहुंचाने के लिए जो डिजिटल दुनिया के नियम कायदे हैं और जो डिजिटल दुनिया में दूर दूर तक पहुंचने के तरीके हैं, जो उसकी डिजिटल मार्केटिंग है, क्या इन चीज़ों को हमारी शिक्षा प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता? या जिस तरह से अरोड़ा जी आपको गाइड कर रहे थे, क्या इस तरह की व्यवस्था हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होने चाहिए? आज इसी पर आप सुनेंगे सुधांश अरोड़ा जी के विचार। नमस्कार। आप जिस विषय में बात उठा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जो है ना, ये आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो मार्केटिंग है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है। आज हर इंसान के हाथ में एक कंप्यूटर है, आप ये समझ के चलिए। तो उसको अगर आप कोई भी चीज़ उस तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर तो उसका जो बेसिक फंडा है, बेसिक जो नेचर है व्यक्ति का, उसको समझने की कोशिश करें। जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि उसको कैरिकुलम में जुड़ना चाहिए, एक्चुअली कैरिकुलम जिसको आप कह रहे हैं ना, वो कैरिकुलम के अंदर जोड़ देने से बात नहीं बनेगी। ये डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़। जैसे कि अगर आप किसी को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, तो अगर आप क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, मानिए 1 मिनट को, तो आप क्रिकेट कैसे सिखाएंगे? उसको एकेडमी में भेजेंगे आज के दौर में। लेकिन अगर आप तेंदुलकर से पूछिए या जो हमारे आज प्रेजेंट के खिलाड़ी हैं उनसे पूछिए, तो उन्होंने स्ट्रीट अपने घर के बाहर खड़े होकर ही सीखा है। फिर उसके बाद उनके अंदर जिसने किसी कोच ने, किसी ने अगर वो नोट कर लिया कि इसके अंदर ये टैलेंट है, तो उसने उसको उभारने के लिए उसको एकेडमी में भेजा है। इसी तरीके से जब आप जिसको डिजिटल मार्केटिंग को एकेडमी में लेना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको मिलेगी टेक्निकलिटी, वहां पे आपको मिलेगा, वो टैलेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको टैलेंट चाहिए तो टैलेंट के लिए आप उसको पहले ये समझने की कोशिश करिए कि जिस विषय के लिए हम कल बात कर रहे थे और आज जो बात कर रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा सा मिलाने वाली बात को समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग और वर्चुअल वर्ल्ड को पहले समझना पड़ेगा। जो कंप्यूटर है, अगर आप उसको बड़े गौर से नोट करिए, तो वो एक पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर, समझ रहे? और वो पूरे वर्ल्ड का मतलब ये है कि वहाँ पर पूरी दुनिया बसी हुई है। जैसे आप रियल वर्ल्ड होता है ना, ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में जानने का मतलब ये होगा कि वर्चुअली आप लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते जी। आप उनके दिमाग में तो घुस सकते हैं, लेकिन आप उनको छू नहीं सकते। जी जी। जबकि यही साइंस है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो वहाँ बच्चे को स्कूल किस लिए भेज रहे हैं? कि वो जो है उसके माइंड में चीज को उसको सीखने को मिले। यहाँ पे आप जो बात कह रहे हैं वही है कि मार्केटिंग आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं। जैसे हमने कल बात करी थी कि हम इनकम कैसे जनरेट करें, आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं ना। जी जी। इनकम जनरेट करने के लिए किसी व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में उस बात की जो उसकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए कोई क्यूरियोसिटी उसकी है, जो उसको पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति मिले, तो वो सोशल मीडिया पे मिलता है। आप उसके लिए अगर आप कैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने किसी से टोकरी बनाना सीखना है, आप कहाँ सीखोगे बताओ? किसी स्कूल में सीख सकते हो? बताइए, नहीं सीख सकते। वो आसाम में जो टोकरी बनाना, जो वहाँ का जो लोकल बंदा है वो टोकरी बनाता है, बेद के सामान बनाता है, वो एकेडमी में थोड़ा पढ़ा लिखा ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं?
लेकिन उसका बच्चा अगर पढ़ लिख गया है और उसने महसूस करा कि इसकी डिमांड नॉर्थ में है, वहाँ टोकरी चाहिए, और उसने देखा कि मेरे माता पिता बना लेते हैं, उसने वहां जाके उसका इंटरव्यू करके मान लीजिए उससे सीखा और उसको उसने बताना शुरू कर दिया कि देखिए ये स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज उसने डिफाइन कर दिया, छोटी सी चीज है। देखिए, हम एक दूसरी बात कर रहे हैं कि हम हुनर को डिजिटली सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई जाके वहाँ पे टोकरी बनाना सीखे, हम ये कर रहे हैं कि वो टोकरी बनाना जानता है, उसी फैमिली बैकग्राउंड से है, अगर वो अपने हुनर को इस वर्चुअल दुनिया में पहुंचाना चाहता है तो ये भी अपने आप में एक कला है, एक विज्ञान है, एक पूरा प्रशिक्षण इसका होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि कल आप कह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, आप ही कहना चाह रहे हैं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जैसे कल आप कह रहे थे कि सरकार से हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, हम वही बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा तमाम खबरें आती हैं जो स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाते हैं, वो धूल फांक रहे होते हैं, उनको चलाने वाले न टीचर को जानकारी होती चलाने की और ना ही स्टूडेंट की होती है, और वो धूल फांक के वो खराब हो जाते हैं, वो चल नहीं पाता। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो अभी जो लूप पोल दिख रहा है, आप बिहार चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उनकी क्या दशा है वहाँ जाके देखनी पड़े। तो जो कल हमने आपसे बात उठाई थी कि सरकार से हमें क्या चाहिए, तो हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि क्या सरकार इस एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दूर करके इस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उस काबिल बनाने के लिए कर सकती है कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि वो चीज़ इतना महंगा है। एक छोटे से छोटे स्कूल में डिजिटल मार्केटिंग के 50,000 रुपये महीने लेते हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये व्यवस्था हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो एजुकेशन ले करके वो हुनरमंद बाहर आएगा तो उसको वर्चुअल दुनिया में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो कंप्यूटर से आप सोच रहे हैं ना, कंप्यूटर स्कूलों में जो सिखाया जा रहा है वो सिखाया ही जा रहा है अभी भी, और वो तो धीरे धीरे वर्चुअली चला ही जा रहा है बच्चा। आप जिस जगह पे ले जाना चाह रहे हैं, दो बातें अलग अलग हो गई हैं। आप बात को समझिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक है वर्चुअल और एक है आज का प्रेजेंट सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम। हमें इमीडिएट चाहिए ना रिलीफ, हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। आप इमीडिएट रिलीफ के लिए जैसे आप हैं, जो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग का आता है, मानिए आपको ही आता है, आप उस कोर्स को अगर गवर्नमेंट शुरू करेगी या कोई कॉलेज शुरू करेगा, वो अपनी फीस रखेगा। जैसे आपने बोला 50,000 रुपए रख रहा है, कोई 15,000 रखेगा, कोई 20,000 रखेगा, कोई 5,000 भी रख सकता है। स्कूल में मान लीजिए सिखा रहा है, नहीं रखते ही हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। मेरा सिर्फ यही है कि जो अब वो लोग फीस ले रहे हैं वो वहाँ नहीं सीख सकते हैं, तो क्या ये व्यवस्था हमारे एजुकेशन सिस्टम में एंटर नहीं कर सकती? पड़ेगा सर। आप उसको एजुकेशन सिस्टम की बजाय आप ये समझने की कोशिश करिए, जो आईटी का बंदा है, जो बंदा फेसबुक ऑपरेट कर रहा है, फेसबुक पेज बना सकता है, वो एक कोर्स चालू कर दिया उसने। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स ऑनलाइन में अगर आप करते हैं तो 100 रुपए में भी सिखा सकता है व्यक्ति, और वो अपनी इनकम अर्न कर सकता है। रोज 10,000 5,000 आदमी उसके साथ जुड़ सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, वो चीजें तो चल रही हैं, वो चीजें चल रही हैं, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जिसके अंदर आप हमारा जो देश है वो इतना सुदूर जगह हैं जहाँ पर कि सरकारी स्कूलों के जरिए ही ये चीजें पहुँच सकती हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें बहुत सारी चीजें आपको नोएडा जैसे सिटीज में उपलब्ध होंगी। बहुत सारे पार्ट से देखिए, अब मैं अपना ये एक माइक ढूंढने के लिए दिल्ली के 3 मार्केट में घूमा, तब भी मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो उसको जुगाड़ करके हमको ठीक करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें वो सुदूर क्षेत्रों में नहीं है। अगर इसमें सरकार हाथ लगाती है, चीजों को पहुंचाती है, लगाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास पूरा कोई प्लेटफॉर्म कोई लेके तो जाएगा सर। आप कोई एक एनजीओ जिसको कहते हैं ना, जैसे एनजीओ कह लीजिए, या कोई स्वयंसेवी है, कोई व्यक्ति है, कोई पूरा प्रोजेक्ट ऐसा हो जो उसको मतलब आप उसको अप्लाई करने का, मतलब रूट से लेके टॉप तक ले जाने का कोई प्रोग्राम आपके पास हो, उसको अगर आप दें। क्योंकि ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं करी, डिजिटलाइजेशन में जो गवर्नमेंट का चल रहा है, जैसे मैंने पढ़ा सुना न्यूज पे देखा, तो वो धीरे से तेजी से फैल रहा है। अब आप किसी बच्चे पे बोलिए मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है बिहार,
वो यहाँ पे छोटे छोटे बैंकों ने छोटा छोटा यूनिट खुल गई हैं, अब आपको पता ही होगा। वहाँ जाते वो फट देने से आप डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, वो डिजिटल के यूजर पैदा हो रहे हैं सर वही प्रोफेशनल नहीं पैदा हो रहे हैं। चाहिए नहीं ना। देखिए अगर आप अगर आप बात कर रहे हैं कि बक्सर के अंदर कोई आपका वो है, क्या बोलते हैं वो जो होते हैं, जो जाति क्या बोलते हैं, जो भील जो होते हैं, क्या नाम है, हाँ, जो जनजातियां, हाँ जनजातियां हैं, जो वहाँ पे गांव है, वहाँ पे कुछ बन रहा है। आप यही तो कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको पूरी वर्ल्ड की मार्केट मिले, यही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, उनको उनका जो पार्ट है वो डिजिटली हो जाए। हाँ, तो वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। जैम जैसे कई जैसे उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिए गवर्नमेंट ने, माई गॉव करके बनाया कई चीजें। लेकिन आप जो बता रहे चाह रहे हैं कि उस तक कैसे पहुंचा जाए, माई गॉव पे कैसे पहुंचेगा कोई व्यक्ति, आप यही तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जो उनको सिखाया जाए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जी जी, ये अपने आप में एक व्यवसाय है, एक व्यवसाय के रूप में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये तरीका है कि जैसे कि कोई कोई बर्तन बनाता है, कोई चीज बनाता है जो दूर क्षेत्रों में, एक तो ये ऑप्शन है कि वो डिजिटली उसको बेच सकता है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग जानता है तो उसके बहुत सारे जॉब के रास्ते खुलते हैं जिसमें कि वो जा सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी जो चीज़ें सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए सरकारी तौर पर या एनजीओ के स्तर पर क्या किया जा सकता है? सर एनजीओ और उसके स्तर पे ये किया जा सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आज से करीब 6-7 साल पहले एक मोबाइल टीचर का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, समझ पा रहे? हाँ। और उन्होंने सुदूर गांवों में वो टीचर के जगह पे एक मोबाइल रख दिया। आइडिया जो आइडिया पहले केवल आइडिया हुआ करता था, हाँ। जो अब वोडाफोन आइडिया है, तो आइडिया जब केवल आइडिया होता था और अभिषेक बच्चन जी उसका ऐड करते थे, तो वो उन्होंने ऐड ऐसे ही दिया था। शुरुआत एक आइडिया दिया था कि आप सुदूर जगहों पे जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता, वहाँ आपने मोबाइल रख दिया, टॉवर लगी हुई है आइडिया की, आप यहाँ से बैठ के बोलेंगे और वहाँ पे वो सुनेंगे और वो कोर्स हो जाएगा पूरा। ये जो आप कह रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट में जिस जगह पे आप हैं, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जिस वर्ड को आप कह रहे हैं, वो उस तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को हो चाहे आप हो, किसी को इनिशिएटिव लेना है। जो इनिशिएटिव लेकर के आप एक बार एक पूरा रूट मैप जिसको कहते हैं, अगर आप देखें अलग अलग टॉपिक पे, अगर आप देखें, अब जैसे अगर आप देखें कि एक अमेरिकन है, उसने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आंध्रा में आकर के उसने पूरी गौशाला बनाई और गौशाला से वो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है और अपना उसने बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट कर ली। क्यों कर ली? उसने वो प्लेटफॉर्म दिया। अब गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया उसको और गवर्नमेंट ने उसको अडैप्ट किया, उसका पूरा प्रोग्राम। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो या बड़ी कंपनी करे या आप कोई एनजीओ करे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे छोटा सा और वो उसको रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट को। अभी अगर आपने देखा, और लेटेस्ट मैंने देखा अभी वृंदावन या कहाँ पर एक कोई फॉरेन लेडी है, वो 20 साल पहले यहाँ आई थी और सड़क किनारे जितने भी पशु हैं, मतलब गाय और बच्चे, कई जगह पे क्या बछड़ा हो जाता है, वो रखना नहीं चाहते बछड़ा, वो बछड़ा ले आती है। अब उसके बाद 2500 गाय हैं और करीब करीब बता रही है कि रोज 200 लीटर दूध पिलाना पड़ता है उसको, बच्चों को। तो उसके यहाँ जो गाय है वो देती है, उन्हीं से करती है। लेकिन कहता है मैं अकेले हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, जो सेवा कर रहे हैं वो लोग हैं। लेकिन अब उसको प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्रपति ने पद्मश्री शायद दिया है या पद्म भूषण दिया है। तो रिकॉग्निशन मिला ना, गवर्नमेंट तो रिकॉग्नाइज ही कर सकती है। सर हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप भ्रष्टाचार में फंस जाओ। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। उसमें व्यवस्था क्या थी कि लोग लोन लेकर के और अपना कोई व्यवसाय धंधा शुरू करें। लेकिन ये भी एक सच है कि इस देश में लोन लेकर के और सरवाइव करने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो मेरा आज की पता ही नहीं है। मेरा आज की चर्चा का इसमें अभी आपने विषय किया, इससे मेरे को एक बात निकल के आई। अभी आपने जैसे अभी आपने बोला, मेरी अपनी सोच में, अगर बैंक लोन देता है, वो अगर लोन देने के साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, हाँ, कि उसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट, वो लोग टर्न की प्रोजेक्ट में तो चले जाते हैं। हाँ। लेकिन लोन देने से पहले वो उस बंदे से पूछें कि भाई प्रोजेक्टर रिपोर्ट है, सब लेते हैं वो लोग। हाँ। मान लीजिए किसी ने 5 लाख का लोन लिया, अब उससे पूछे कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। मान लो किसी को 2 लाख का ही लोन दिया, हाँ। उससे उनको पता होगा ना, क्योंकि वो तो एक्सपर्टीज मिल जाती है उनके पास।
हाँ। कि भाई 2 लाख में आप ये काम कर भी पाओगे कि नहीं। हाँ पता चले आप 2 लाख तो ले लिए, आपने पेपर पूरे करे और ले लिए, हाँ। अब उसके बाद में आपने 6 महीने बाद आप खड़े हो गए फिर से। हाँ भाई अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए का भी आपका खर्चा है एक इंसिडेंट को, हाँ ठीक है, और आपने किसी व्यवसाय में लगा दिया, हाँ। तो आपने लगाया और आपको पता चला कि भाई 10,000 में तो काम ही नहीं हो रहा, मेरा आना जाना ये वो सब मिला के और अपना घर खर्च में ला के मेरे तो 25,000 खर्च हो जाते हैं। अब 25,000 अगर खर्च हो रहे हैं तो पता चला आप 10 महीने में खत्म कर दिया आपने, तो हाँ 8 महीने में खत्म हो गए उल्टा, हाँ और आपके ठंठन गोपाल अब वहाँ किस्त खड़ी हो गई। हाँ। तो अगर उसकी बजाय और फिर किस्त, वो बैंक बोलेगा लाइए किस्त लाइए, वो कहेगा कैश पैसे है ही नहीं, हाँ। अब नया लोन देंगे नहीं, काम उस पे है नहीं। हाँ अगर उसी की जगह आपने जो बात कही कि बैंक अगर इस इनिशिएटिव को उठा ले हाँ। कि भाई हम अपने हर उस कर्जदाता को जो कर्ज जिसने लिया हुआ है हाँ। और जो उसका ईएमआई देने वाला, उसको एजुकेट करे 8-9 महीने पूरा, हाँ। उसको कैसे वो व्यापार जो शुरू कर रहा है उसके अंदर उसने जो बनाया उसने क्या क्या कर रहा है, वो अपने उसके पास एक व्यक्ति जाकर उसको बताए कि आप इसके अंदर देखिए ये करिए, मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे होगी, इसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी, और इसके अंदर आप एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे गवर्नमेंट ने भी माई गॉव या जैम जैसे बनाए हैं। हाँ नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड भी कुछ इस दिशा नाबार्ड में है, काम कर रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो उनकी तो रीच है, बैंक की तो रीच है ना, हाँ। वो उन सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ करके, हाँ। और उसमें जो छोटे से छोटा जो वो है व्यक्ति, जैसे अमेजोन अपने ऐड देता है, हाँ। कि अमेजोन जैसे ऐड दे रहा है, अमेजोन ने डिजिटल मार्केटिंग ही तो कर रहा है, हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉफिट अपने पास रख रहा है। हाँ हाँ वो जो उसका वेंडर है उसको 6 महीने साल भर बाद वो ठंडन गोपाल हो जाता है वहाँ पे, हाँ। वो दे ही नहीं पाता है सामान, क्योंकि उतनी रिटर्निंग आती है। हाँ। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, उसमें बैंक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है जो तो लोग सीखने के लिए तैयार भी हो जाएंगे कि भाई सीखेंगे नहीं तो लोन ही नहीं मिलेगा। नहीं, लोन के साथ साथ उसको एक फायदा हो जाएगा कि जो बात की उसको समझ नहीं है, हाँ। जिस चीज के लिए वो कहीं सोचेगा कि मैं यार ये डिजिटल मार्केटिंग अब कहाँ से सीखूं, हाँ। उसको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। हाँ। बैंक के पास जाएगा कि सर ये प्रोजेक्ट था, मैंने इतने का लोन लिया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ। तो वो बैंक उसको ब्रेक इवन पहुंचाने के लिए, हाँ। कि भाई आपका ये लोन है, हाँ। इतना प्रोजेक्ट है, और उसको उसका लोन भी बचे, एनपीए होने से बचेगा। हाँ। दूसरा, उसको नया लोन देने का जरिया भी बनेगा। हाँ। कि भाई अगर 2 लाख रुपए लेकर उस बैंक को लगा कि 6 महीने बाद इसको अभी रकम की जरूरत है और इसकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, सेल्स कर रहा है, और इसको जरूरत और है रॉ मटेरियल खरीदने की, तो बैंक उसको बजाय इसके कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और बोले जी मुझे और लेन दे दो, बैंक को अपने आप वो कस्टमर ज्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएगा, जहाँ पे कि उसको मतलब लगेगा बैंक को कि भाई इसको 2 लाख रुपए और देने चाहिए, तो बैंक उसको दे करके, और उसको भी हर्ज नहीं है क्योंकि वो बैंक से सीख भी रहा है, बैंक उसके बिजनेस पे नजर भी रखे हुआ है। समझने की कोशिश करिए कि जैसे आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं तुरंत कि भाई आपके चले जाने पे बैंक ले लेता है ना आपसे प्रीमियम, कि भाई आपने 25 लाख का लोन लिया तो 25 लाख का आपको पॉलिसी दे देगा, 1 लाख रुपए आपसे ले लेगा, और 24 लाख का आपका लोन चलेगा। 25,000 रुपए मान लीजिए उसकी किस्त बनी हुई है। अगर आप उसको वीकली या ऑनलाइन केवल ऑनलाइन ही उसकी भाषा में केवल उसको ये सिखाने की कोशिश करें कि आपने ये बिजनेस किया, इस कैटेगरी में आता है, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है। अब तो यूनिवर्सल हो गया ना सर बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि आप अकेला ही बिजनेस करने जा रहे हो। अब तो आपके पास पूरा डाटा है, पूरा तरीका है, सिस्टम है कि आप ये जान सकते हो कि भाई एक बंदे ने किताबों की दुकान खोली मानी, उसको ऑनलाइन करना है पूरे इंडिया में मानी, तो उसको कितना रकम बुक में लगानी चाहिए, कितनी रकम उसको फर्नीचर फिटिंग या कंप्यूटर में लगानी चाहिए, कितना पैसा उसको परचेज में लगाना चाहिए, मतलब अपने पास रखना चाहिए खरीदने के लिए, कितना पैसे का माल वो सप्लाई कर सकता है, कितना उसको लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए, ये सब क्लियर है। अगर वो बैंक उसको सपोर्ट करे इस तरह के, तो बैंक की रकम भी सिक्योर हो जाती है, नया कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी कस्टमर को और जरूरत है वो उसको देगा, उसकी इनकम उसी के खाते में आ रही है, तो बैंक को ये भी चिंता नहीं है क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक में होंगी। और इस तरीके से अगर करे, बजाय हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएं पूरे, अगर ये चीज बैंक सोचे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देखो फाइनेंस को सर फाइनेंस अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम बन जाए कि गवर्नमेंट अगर इस तरीके की प्लानिंग में चली जाए, तो मेरा गवर्नमेंट इन सेंस मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
चाहे एनबीएफसी ही क्यों ना शुरू करें। मैं कह रहा हूँ एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, अगर वो ऐसा इनिशिएटिव ले लें तो आप ये समझिए कि जो टोकरी बनाने वाला भी है, जो अनपढ़ भी है व्यक्ति और जिसको गवर्नमेंट ने सिर्फ 50,000 रुपए ही देने की एक रखी मान लीजिए, तो वो हो सकता है कि एक टाइम आए कि 5-5 लाख या 50-50 लाख का बिजनेस क्रिएट कर दे। हाँ। एक सब्जी वाला है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे सब्जी बाहर मतलब इंडिया में कैसे उसको हैंडल करना है। नहीं, मैं दूर दराज में, अब उसका यूनिक है आइटम मान लीजिए। हाँ। मान लीजिए साउथ का केला इतना बड़ा आता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। अब साउथ इंडियन तो पूरे इंडिया में फैले हुए, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए। अब उनको वो उनका टेस्ट अलग है। मान लीजिए उसको अगर वो मिल जाए पूरा एक सिस्टम कि कैसे कहाँ से उठेगा, कैसे लॉजिस्टिक्स होगा, कैसे जाएगा, कैसे मार्केटिंग होगी, तो वो 50,000 वाला जो किसान है उसका वो पैसा भी सेफ हो गया। हाँ। और उसका जो प्रोडक्शन भी पूरा कंज्यूम हो गया। हाँ। और वो अपनी नए प्लांट लगाने के लिए, नई जमीन पे वही केला और बोने के लिए या अपने और साथियों को जोड़ने के लिए भी आगे बढ़ेगा। हाँ, तो आप सुन रहे थे सुधांश अरोड़ा जी को। अरोड़ा जी निवेश मामलों के जानकार हैं और निवेश, बिजनेस, इससे संबंधित आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कॉल करके सीधे सुधांश अरोड़ा जी से बात कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल जानकारी ये बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे फाइनेंस की दुनिया में प्रवेश करके अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आज की ये रही कि अरोड़ा जी ने एक ऐसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमें फाइनेंशियल संस्थाओं, बैंक आदि के जरिए कौशल विकास को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि सरकार ने कौशल विकास के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन उसका कोई खास परिणाम सामने नहीं आया। लेकिन जो अरोड़ा जी ने जो एक नया आइडिया दिया है कि वित्तीय संस्थान अगर इसमें आ जाएं तो कौशल विकास भी होगा, बिजनेस भी होगा और देश अर्थव्यवस्था के मामले में आगे बढ़ेगा और हमारे देश की जो अनस्किल्ड आबादी है वो स्किल्ड होकर के और बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ेगी। हम कौशल विकास पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अगली चर्चा में हम अरोड़ा जी से बात करेंगे कि इस देश के लोगों का कौशल विकास और किस किस तरीके से किया जाता है। आप देखते रहें इन्फो पोस्ट। हम फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो नियमित रूप से आप तक पहुंचता रहे। और आपको कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में अरोड़ा जी के सामने उन प्रश्नों को रखेंगे तो आप घर बैठे भी अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और नहीं तो आप अरोड़ा जी के नंबर पर फ़ोन करके इनसे विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।